हेलो फ्रेंड, गुरुकुल बीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं 11th पीएससी का जो लक्ष्य बैच चल रहा है, लक्ष्य सीरीज जो चल रहा है, उसी में हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, एक मॉडल क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। और चलिए हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। आप जैसे जान रहे हैं कि ये गुरुकुल बीएन एकेडमी डाल्टनगंज में आपका एक बेहतर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में बोल सकते हैं, एक उभर कर सामने आया है। और साथ में एक बेहतर कंटेंट मटेरियल एक्सपर्ट टीम के साथ में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी डाउट्स हैं आपके, आप आकर यहाँ पूछ सकते हैं। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, तो चलिए इसके आगे का हम लोग करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आज हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए हम लोग। ठीक है, क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री के कंटेक्स्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, जैसे इंडिया का जो है, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान के महत्व की व्याख्या करना है। ठीक है ना, संविधान के महत्व की व्याख्या करना है। तो ये इतना जान लीजिए कि किसी भी देश का एक संविधान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे संविधान फिर होता क्या है। ठीक है ना, देखिए संविधान जो होता है ना, वो एक दस्तावेज होता है। एक दस्तावेज होता है जिसमें कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ रहता है, कुछ नियम कानून सब बनाए रहते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा दस्तावेज है जो हर एक व्यक्ति को, सरकार को, न्यायपालिका को एक सीमा के अंदर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई आदमी उस सीमा को पार करता है, तो उस सीमा को पार करने के बाद जिस तरीका का दंड हो सकता है, वो उसमें प्रावधान दिया गया है कि अगर आप किसी सीमा को पार करते हैं, तो उस सीमा को पार करने के बाद आपको इस तरीका का दंड आपको मिल सकता है। ठीक है, उस तरीका का दंड आपको मिल सकता है। तो जो संविधान जो होता है ना आपका, ठीक है, संविधान जो होता है वो दो तरीका से होता है। ठीक है, दो तरीका से होता है। एक लिखित होता है, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या फर्क होता है। जैसे कि भारत में, अमेरिका में जो संविधान है वो लिखा हुआ है, यानी कि एक दस्तावेज बनाया गया है और उसी दस्तावेज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मार्गदर्शक के रूप में वो आपके पास है, उसी को लेकर आपको चलना है। लेकिन तो ये क्या हो गया आपका? लिखित संविधान हो गया आपका। क्या हो गया आपका? लिखित संविधान हो गया। उसके जस्ट अपोजिट में जब आप जाएंगे, तो जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है, जो ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है आपका? अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है आपका? अलिखित संविधान है। वहां पे लिखा हुआ संविधान नहीं है, बस एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वहां पे अलिखित संविधान है और वो एक परंपरा के रूप में चलते आ रहा है। वो परंपरा के रूप में चलते आ रहा है। उसी तरीके से जब देखेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में संविधान, क्योंकि जब देखेंगे डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है, जो लोकतांत्रिक देश होता है, उस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। तो एक तरफ देखेंगे आप कि इंडिया और अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे आप कि ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पे अलिखित संविधान है। वहां पे संविधान में संविधान नहीं लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया, लिखित हो गया और एक अलिखित हो गया। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे लोकतांत्रिक देश, राजतंत्र कहीं पे होता है, कहीं लोकतंत्र होता है, कहीं राजतंत्र होता है। ठीक है, और कहीं पे आपका जैसे डिक्टेटरशिप होता है,
जैसे आप देखें, आप आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में देख सकते हैं, आप नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं, ईरान में देख सकते हैं, अफगानिस्तान का भी देख सकते हैं। तो ये सब जो है, जो संविधान वहां भी है, संविधान वहां भी है, लेकिन ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, आप अब जब देखेंगे इसकी जो उत्तर कोरिया है वहां का संविधान है वो साम्यवादी संविधान है। साम्यवादी संविधान है, इसका मतलब कहने का है कि वहां पे साम्यवाद के अकॉर्डिंग, मार्क्सवाद के सिद्धांत पर चलने वाला संविधान है। वहां पे जो कुछ भी होता है वो राजा का होता है। ठीक है, राजा का होता है, यानी कि वो वहां के जो सरकार है, वहां जो गवर्नमेंट है, वो सब कुछ उसका है, उसके उसी का पूरा ऑल ओवर द कंट्री पे कंट्रोल होता है। ठीक है, उसमें जनता को उस तरीके का राइट्स नहीं दिए जाते हैं जैसे कि लोकतंत्र में दिया जाता है। उसी तरीके से जब देखेंगे आप सऊदी अरेबिया में देखेंगे, तो वहां पे सऊदी अरेबिया में प्रिंस का राज, यानी कि जो राजतंत्र है उसी टाइप से है। तो राजतंत्र जो पहले वाला जो राजतंत्र था उस तरीका से नहीं है, फिर भी वहां का प्रिंस हुआ करते हैं, जैसे कि यूएई का प्रिंस है, उसी तरीका के आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में प्रिंस है। तो वहां पे राजतंत्र के तरीका से आप राज जो राजतांत्रिक लोकतंत्र है वो वहां पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी कि सारी शक्तियां सरकार में है, लेकिन सरकार अपने से कुछ न कुछ छूट दे के रखी है। क्योंकि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो लोकतंत्र लोकतंत्र एक बहुत बड़ी संकल्पना है और हर कोई अपने आप को आजाद फील करना चाहता है। तो जब अपने आप को फ्रीडम फील करना चाहेंगे तो उसके लिए लोकतंत्र आपको बहुत बेहतर तरीका से, बेहतर अच्छी तरीका से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो भी हो, इंडिया में हम लोग रहते हैं तो कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। लेकिन वही आप चले जाइए सऊदी अरेबिया में, वही चले जाइए आप दक्षिण कोरिया में, वही चले जाइए आप चाइना में, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो साम्यवादी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि संविधान तो हर किसी के पास है, हर देश के पास है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट संविधान है, डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री तो आपका अमेरिका भी है, लेकिन इंडिया भी है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए दृष्टिकोण क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन लिखने का दृष्टिकोण आपका क्या होगा कि देखिए संविधान के बारे में पहले सबसे पहले संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, जो हम लोग लिख चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, तो संविधान के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए कि संविधान क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या काम करे। दूसरा, भारत के उदाहरणों सहित संविधान के महत्व के बारे में बताइए, कुछ उदाहरण लीजिए और उसी से भारतीय संविधान के बारे में महत्व बताइए। अब उसके बाद आप निष्कर्ष निकाल दिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत बड़ा पूरे का पूरी तरीके से संविधानी है, लेकिन हम लोग को आंसर लिखकर निकलना है। हम लोग के पास 40 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से देखेंगे हम लोग। बस ये फ्रेंड मॉडल आंसर है, आप इसको लिखिए, क्वेश्चन लिख के अपना आंसर लिखिए, इसके बाद इस क्वेश्चन से आप मॉडल आंसर तैयार कीजिए। आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो आपके पास है ही, साथ साथ जो कुछ भी इसमें से आपके लायक मिलता है उसको उसी नोट्स में आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए किस तरीके से लैंग्वेज है, किस तरीके से हमको लिखना है क्वेश्चन, और उस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे परफेक्ट बनाइए, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। देखिए क्या है, किसी देश का संविधान ना सर्वोच्च कानून होता है, यानी कानून की वो पुस्तक ही होती है, उसमें हर नियम कानून हर चीज बंधा होता है, लिखा होता है। तो किसी देश का संविधान जो होता है वो सर्वोच्च कानून होता है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध का निर्धारण होता है। क्योंकि किसी क्षेत्र में, यानी मान के चलिए भारत भारत जैसे क्षेत्र, भारत में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध होने के साथ साथ लोगों और सरकार, यानी लोग से लोग, सिटीजन टू सिटीजन और सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू आपका जुडिशियरी, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, एक संबंध निर्धारित होता है कि आप इसी संबंध के साथ आप चलेंगे। मान के चलिए कि भारतीय संविधान में देखेंगे हम लोग तो फंडामेंटल राइट जो दिया गया है वो
नागरिकों को ज्यादा अधिकार दिया गया है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप से बचाया गया है। नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि इसमें किस तरीका से आप जीवन जिएंगे, किस तरीका से आपका क्या क्या राइट होगा, ये सब दिया गया है। वहीं अगर डीपीएसपी देखें तो जब डीपीएसपी देखेंगे तो उसमें क्या आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहां पे राज्य को अधिकार दिया गया है कि आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप राज्य को चलाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेस कम है और अगर जो जनता है, वो जो सिटीजन है आपके, वो डिमांड कुछ ज्यादा कर रहे हैं और जब जो डिमांड ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, राज्य उनकी उनकी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाएगी और जब सरकार उसको पूरा नहीं कर पाएगी तो फिर क्या होगा, असंतुलन बढ़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा तो क्या होगा, क्योस होगा और जब वही क्योस जब उत्पन्न होगा तो पूरा देश में आपका अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेकिन इसमें संविधान में नियम कानून संबंध निर्धारित कर दिया गया है कि आप एक लिमिट के आगे नहीं जा सकते। अगर जनता है तब जनता का जो लिमिट है उसमें रहें, सरकार है सरकार की जो लिमिट है उसमें रहें। उसी तरीका से जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक वाले हो यह जरूरी नहीं है। जैसा कि अभी आपको नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया का एग्जांपल दिया, आपको ईरान का एग्जांपल मिला, तो ये सब जो है यानी कि जिसका सबका संविधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब के सब लोकतांत्रिक शासन ही वाले हों। लेकिन सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं उनके पास सामान्यतः एक संविधान होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका होगा, यानी कि जो भी देश लोकतांत्रिक है उसके पास एक संविधान होगा। ठीक है, एक्सेप्शन में आप ब्रिटेन को ले सकते हैं। अब इसमें डिबेट नहीं करना है कि यहाँ पे ब्रिटेन में तो अलिखित संविधान है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश में संविधान होगा ही होगा। ठीक है ना, तो वो एक्सेप्शन है, उसमें बहस नहीं करना है। आगे जो लिखा है देखिए कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्व क्या होना चाहिए। जैसे भारत जैसा लोकतांत्रिक जो देश है उसमें महत्व क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसमें देखिए बोल रहा है। पहला है देखिए आपका इसलिए पहला जो आपका है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को कि राज्य के अंगों की संरचना, राज्य के अंगों की संरचना और कार्यों का निर्धारण करता है। जो लोक संविधान जो है वो राज्य के अंग, जो राज्य के क्या क्या अंग हैं उसकी संरचना को बताता है और उनके कार्यों को निर्धारित करता है। कैसे कर रहा है देखिए, संविधान सामान्यतः यह स्पष्ट करता है कि राज्य और उसके विभिन्न अंगों का गठन कैसे होगा। ठीक है, किसी के पास किस विषय पर निर्णय लेने की शक्ति होगी, ठीक है, ये बताता है। जैसे कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक, ठीक है, भारतीय जो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 और 2 और 3 जो है ये राज्य के अंगों के बारे में बताता है। जैसे कि भाग 5 में देखेंगे हम लोग तो संघ की कार्यपालिका के बारे में बताता है कि क्या है संघ की कार्यपालिका। मान के चलिए कि भाग 5 में जो आपका आता है वो इसी में आता है। जैसे उसमें राष्ट्रपति का शक्ति क्या होगा, मंत्री परिषद क्या होगा, ठीक है, आपका न्यायपालिका क्या है, तो इन सब के बारे में अंगों को अलग अलग बताया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग आगे देखें तो राज्य और केंद्र के बीच में 7वीं अनुसूची दी गई है। तो 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि केंद्र में क्या क्या विषय होगा, समवर्ती सूची में क्या क्या विषय होगा, राज्य सूची में क्या क्या विषय होगा। तो ये सब क्या है, क्या आपका अंगों की संरचना दिया गया है। राज्य सरकार का जो संरचना है वो अलग तरीका से होगा, विधानसभा का संरचना वो अलग तरीका से होगा, विधान परिषद का अलग होगा, लोकसभा का संरचना अलग होगा, राज्यसभा का संरचना अलग होगा। और जो संस्थाएं हैं जैसे यूपीएससी है, आपका चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसी तरीके से कैग है, उसी तरीके से आपका
फिनांस कमीशन है, इन सारे जो अंग हैं, इन सब के बारे में बताया गया है कि उनकी संरचना कैसे होगा, और सबका कार्य निर्धारित किया गया है कि कोई भी जो अंग है एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। संविधान ये बताता है, ये रोकता है, एक दूसरे से हस्तक्षेप करने से रोकता है, और उन 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 जो संस्थाएं हैं उनके जो कार्यों को निरूपित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो वही बता रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, निर्वाचित सरकार के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। मतलब निर्वाचित सरकार जो होती है यानी कार्यपालिका जो होती है उसके प्रकाश स्तंभ के बारे की तरह काम करता है। जैसे कि आप प्रकाश स्तंभ क्या होता है कि जब समुद्र में नाविक जब जाते हैं तो ये बीच बीच में एक प्रकाश स्तंभ होता है, मतलब कि प्रकाश स्तंभ होता है और नाविक उसी को देख के अपना डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज करते थे, उसी डायरेक्शन में उनको आना होता था, आते थे, उससे पता चलता था। उसी तरीका से मान के चलिए कि अंधेरा रात है, जब अंधेरी रात है तो उसके बीच में कहीं दूर पे एक रोशनी जल रही है तो आपको पता चलेगा कि रोशनी वहां है, मुझे वहां जाना है, ठीक है ना। तो प्रकाश स्तंभ के रूप में इस तरीके से कार्य करता है कि यह निर्देशित करता है कि निर्वाचित सरकार ना कौन सा, निर्वाचित सरकार को क्या करने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्या क्या रखने का लक्ष्य रखना चाहिए, उस लक्ष्य के अनुसार नीतियां तैयार करनी चाहिए, ठीक है, उस लक्ष्य के अनुसार नीतियां तैयार करनी चाहिए, वो निर्देशित करता है। जैसे उदाहरण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान में डीपीएसपी दिया गया है, ठीक है, जब डीपीएसपी दिया गया है तो इसमें डीपीएसपी में ये बताया गया है कि सरकार के पास जो भी संसाधन है उसी के अकॉर्डिंग रहते हुए देश हित में काम करेगा वो, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि जो सरकारें आएंगी, संस्था जो डीपीएससी ने जो प्रोविजन किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर कार्य नहीं करती हैं तो क्या होगा, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप से बताया गया, मतलब कि अलग रखा गया है। वहीं अगर आपको फंडामेंटल राइट में देखेंगे कि नागरिकों को अधिकार दिया गया है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो इनके प्रोटेक्टर के रूप में न्यायपालिका वहां पे खड़ी है, ठीक है। न्यायपालिका बताएगी कि संविधान में ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन के अंतर्गत नागरिकों को ये अधिकार है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। विधि का शासन, विधि का शासन ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो हम लोग पिछले क्लास में विधि का शासन पे हम लोग इसका एक अच्छा क्वेश्चन आंसर का मॉडल कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, विधि का शासन क्या होता है, ये सरकार की शक्ति की सीमा निर्धारित करता है, यानी कि जो शक्ति है, विधि है, कानून है, उसके द्वारा सरकार की शक्तियां निर्धारित होती है और ये नागरिकों को निर्दिष्ट करता है, और ये नागरिकों को भी निर्देश करता है कि आप विद रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग आपको चलना है, यानी कि सरकार की सीमा निर्धारित कर रहा है और नागरिकों को भी बोल रहा है कि तुम, ये तुम्हारा कानून है, ये तुम्हारा हक है, इस तरीके से तुम चलो। जैसे कि देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में ऐसी विधि को कुछ परिस्थितियों में अमान्य या शून्य घोषित करता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता है या न्यून करती है। यानी कि रूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि आर्टिकल 13 के में ऐसा दिया गया है, रूल ऑफ लॉ दिया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी नागरिकों का अधिकार को छीनती है, कोई भी सरकार छीनना चाहती है या कोई छीन लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत उसको निरस्त कर सकता है, न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है या उस चीज को न्यून कर सकती है, यानी कम कर सकती है, ठीक है। उसी तरीके से भाग 3 में अनुच्छेद 13 से 35 का मूल अधिकार दिया गया है, तो डीपीएसपी आपको बता ही दिया, मूल अधिकार आपको बता ही दिया। तो अब इसमें क्या देखिए क्या दिया गया है इस संविधान में, किनको संरक्षण, आखिर संविधान में दिया लोग, आखिर संविधान जो दिया गया है उसमें उदाहरण हम लोग कुछ देंगे, उदाहरण देंगे कि किस तरीका से हमको
वो इसको स्पष्ट करना है, क्वेश्चन को स्पष्ट करना है ना, तो मजबूत बनाना है। तो बोलेंगे उदाहरण में कि अनुच्छेद 29 और 30 जो है ना, ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपने जो अल्पसंख्यक हैं उनको ये अधिकार देता है कि वो अपना इंस्टीट्यूट, अपना धर्म से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसमें पढ़ा सकते हैं या अपनी धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तो आर्टिकल 29 और 30 में ये आपका दिया हुआ है। उसी तरीके से नागरिकों के कतिपय कर्तव्यों को निर्धारित करता है, नागरिकों के कतिपय कर्तव्यों को निर्धारित करता है। मान के चलिए कि फंडामेंटल राइट आपको दे दिया गया, फंडामेंटल राइट दे दिया गया, मतलब सिर्फ आपके पास अधिकार ही अधिकार रहेगा, आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है देश के प्रति। तो उसी देश की कर्तव्य को निभाने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति गठित किया गया और उन्होंने बताया कि संविधान में एक मूल कर्तव्य जोड़ना चाहिए, जिसमें कि संविधान में जिस तरीके से नागरिकों को अधिकार दिया गया है उसी अधिकार के अनुसार नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी देना चाहिए। अगर मान के चलिए कि 14 साल के उम्र तक के बच्चा को ये अधिकार है, सरकार से वो अधिकार मांगता है कि हमें एक बेसिक एजुकेशन जो होता है वो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो राइट मांग लिया, लेकिन एक माता पिता जो होते हैं उनका भी तो कर्तव्य होना चाहिए कि मेरा बच्चा है तो उसको बेसिक जो एजुकेशन है वो हमको देना चाहिए, ये कर्तव्य है उनका, ये उनका ड्यूटीज है। ठीक है, तो वही बोलता है कि यह नागरिकों को कर्तव्य निर्धारित करता है, संविधान कर्तव्य निर्धारित करता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, तुमको हम अधिकार तो दे रहे हैं लेकिन उस अधिकार को तुम मिसयूज नहीं करोगे, तुम्हारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि उस अधिकार को, उस जो अधिकार हम दे रहे हैं उसको अक्षुण्ण बनाए रखो, उसको अच्छा से बनाए रखो। तो वही बोल रहा है, संविधान देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और देश की एकता को बनाए रखने में मदद करने हेतु नागरिकों के लिए न केवल अधिकारों का उपबंध करता है अपितु कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है, कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में नागरिकों को यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका दिया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, ये दिया गया है। आपका होगा नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अपनाया गया भारतीय संविधान में। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को ये शक्तियां ऐसे दी गई है जो एक दूसरे के हस्तक्षेप से दूर रहे, और इस शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहते हैं या शक्ति पृथक्करण का भी सिद्धांत हम लोग बोल सकते हैं। तो इस नियंत्रण और संतुलन इसमें दिया गया है कि देखिए संविधान राज्य के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका को विधायी और कार्यकारी कार्यों को न्यायिक समीक्षा, जो हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े हैं, न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति देती है। ठीक है, इस प्रकार ये सुनिश्चित करने के लिए समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझौता न हो और साथ ही देश के सामाजिक और आर्थिक प्रगति इस संविधान आवश्यक हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग किए, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आप लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस एक मॉडल आंसर के तौर पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन था कि हम लोग भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान के महत्व को बताएं। तो संविधान के महत्व के बारे में इस तरीके से आप लोग बताइए, इसमें कुछ अपना एफर्ट्स भी लगाइए। ज्यादा दिक्कत हो तो आप हम लोग से आप लोग बाई फोन, बाई व्हाट्सएप, ठीक है, बाई टेलीग्राम आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर से आते हैं हम लोग दूसरे लेक्चर के साथ में आते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।